सो ह्यूमन आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। एक बार आप एनसीईआरटी के थ्रू आउट रीडिंग दे लीजिए ह्यूमन आई के बारे में। उसमें आपको इसके फंक्शन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ नाम बताया गया है। मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया है, तो फंक्शन अगर जान लोगे तो अच्छी बात है ह्यूमन आई के बारे में। नेक्स्ट है, लास्ट क्लास में यही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर आईज। तो आईज को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है या नजदीक का नहीं दिख रहा है तो आप उसके लिए वन मोर पॉइंट, डिजीज। तो जो हमारी आंखें है ना, इंसान को नॉर्मली, वैसे तो आंखों में बहुत सारे टाइप के डिजीज होते हैं, जो कॉमन डिजीज है वो यही होता है कि किसी आदमी को दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है ना। ऐसा किसी को है क्या जिसको चश्मा लगा हुआ है? मैंने तो किसी को देखा नहीं है, पर पूछ रहा हूँ, कोई है स्पेक्स वाला? नो सर। कोई नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली आजकल सभी बच्चों को चश्मा लग जाता है बचपन में, क्यों? टीवी देखते रहते हैं दिन भर। अब तो मोबाइल आ गया है, एकदम पास से देखने के लिए। तो किसी आदमी को क्या क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिख जाता है। जो नजदीक का दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसका मतलब क्या हो गया? नजदीक का दिखना। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है। जैसे आप लोग एनटीएससी वगैरह के जब एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखना, दूर का नहीं दिखता है। दूर का नहीं दिखता, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और इसका फिजिक्स में एक नाम दिया गया है, इस रोग का एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया, करेक्ट। दूसरा होता है जिसको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, साइटेडनेस का मतलब ये हो गया दिखना, है ना। तो अगर दूर का दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फार साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है तो नियर साइटेडनेस। तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा? दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, करेक्ट। ये जो डिजीज है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। यस रौनक, करेक्ट। इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अच्छा, याद करने का तरीका देखो, अगर ऐसे रहता है आपको ये तो याद रहता है कि मियोपिया होता है और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, लेकिन भूल जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है कि मायोपिया में दूर का दिखता है। तो आप देखो ट्रिक, इसको याद करने का तरीका क्या है? मायोपिया का स्पेलिंग छोटा है ना हाइपरमेट्रोपिया से? यस सर। इसका मतलब मायोपिया छोटा है तो नजदीक का दिखेगा, छोटा दूर का दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा स्पेलिंग है तो दूर का दिखेगा। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा कि मियोपिया में दूर का दिखता है कि नजदीक का दिखता है। जब तक पढ़ाया तब तक तो याद रहेगा कि अच्छा मियोपिया है तो नजदीक का दिखेगा। जैसे ही 2 दिन के बाद पूछेंगे तो फिर भूल जाओगे मायोपिया में दूर का दिखता था कि नजदीक का दिखता था। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, मायोपिया स्पेलिंग छोटा है तो हम लोग नियर साइटेडनेस होगा। हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग इसका बड़ा है तो दूर का दिखेगा। ओके, एक होता है थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस पर। फेस पर ये क्या होता है? जनरली ओल्ड एज में ऐसा डिजीज हो जाता है, ओल्ड एज में, ठीक है। तो ओल्ड एज में इनको ना दूर का दिखता है ना नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता,
नजदीक का भी नहीं है, नजदीक का भी नहीं दिख रहा। ये जो प्रॉब्लम होती है ये जनरली ओल्ड एज के लोगों में होता है। तो ओल्ड एज में क्या हो जाता है, याद करिए जो हम लोगों ने फिगर बनाया था आई में, तो यहाँ पर ऐसा था सिलियरी मसल, सिलियरी मसल हमारा ऐसा हुआ करता था और ये हमारा आंख कुछ ऐसा था। तो ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ये जो मसल है ये मसल कमजोर पड़ जाता है। इस लेंस को ना तो ये एक्सपेंड कर पाता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। लेंस कहीं ना कहीं जा करके एक पार्टिकुलर डायमीटर पर फिक्स हो जाता है ना। इसलिए बुढ़े लोगों को देखे होंगे आप लोग, जो दादा वगैरह हैं या बाबा वगैरह हैं, तो वो पेपर को पहले एडजस्ट करते हैं ऐसे आगे पीछे करके और एक पार्टिकुलर जगह पर ला करके फिक्स कर लेते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से दिख रहा है, फिर वो वहीं से पेपर पढ़ते हैं। करेक्ट। सो उनका जो आई लेंस जो होता है वो एक पार्टिकुलर साइज पर जा करके वो अब थक जाता है, अब उनके अंदर एनर्जी नहीं होता है कि उस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या एक्सपेंड किया जाए। तो उस केस में ना उनको दूर का दिखता है ना उनको नजदीक का दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये नॉर्मल 3 तरह का जो बोल सकते हो कि कॉमन डिजीज है जो हमारी आंखों में होते हैं। एक होता है कैटरेक्ट, सुने हो, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद सुना होगा, सुने हो ना? यस सर। तो कैटरेक्ट में क्या हो जाता है, ये जो हमारी आंखें है ना, आंखें ये जो लेंस है, इस लेंस के ऊपर एक प्रोटीन का अलग से लेयर चढ़ जाता है, यहाँ पर दूधिया कलर का, मिल्की व्हाइट कलर का एक वहां पर लेयर चढ़ जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है ना कि लाइट यहाँ से इंटर नहीं कर पाता। जो लाइट है, लाइट का जो ब्राइटनेस है वो आंखों के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके इस लेयर को ऊपर से हटा देते हैं, फिर उनका विजिबिलिटी आ जाता है वापस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है 3-4 ऐसे, तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में आपको शायद नहीं दिया हुआ है, पर एनटीएससी वगैरह का जब आप लोग एग्जाम देंगे स्कॉलरशिप का, तो उसमें ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है नॉर्मली। यस प्लीज। हो जाए तो बताना। डन सर। अली हो गया? रौनक बिठाऊं क्या अभी? यस सर, हो गया। चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। हाँ हाँ, तो सॉरी, इसमें अब हो गया सेफ्टी ऑफ आई। सेफ्टी ऑफ आई में क्या करना है, अब ये सब जितने भी आप जो डिजीज जो देख रहे हो, कुछ जो डिजीज है वो आपको बचपन में ही हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि उनको चश्मा लग गया, बचपन में ही लग गया। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मान लीजिए कि आपका दूर का देखने का दिक्कत हो गया है ना, आपको नियर साइटेडनेस है, मायोपिया हो गया, नजदीक का आपको अच्छा दिख रहा है, दूर का आपको दिख ही नहीं रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? नॉर्मली ये जो कारण है ना मायोपिया होने का कारण, और नॉर्मली सब लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को आप देखिएगा, या अगर यंग एज में अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है आंख में, तो वो होता है मियोपिया। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एक्सेसिव जब टीवी देखते हैं या एक्सेसिव जब मोबाइल देखते हैं या एक्सेसिव पढ़ाई भी करते हैं, तो तीनों ही केस में जो स्टूडेंट होते हैं उनका और पढ़ने के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं एकदम नजदीक से, है ना। तो कंटिन्यूअस आप 24 आवर्स में जितने देर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एक तो पढ़ाई किया 2-3 घंटे, उसके बाद जब टीवी देखा तो भी, और आपने मोबाइल देखा तो भी, इन तीनों ही केस में आपके आंख जो आप ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम रहता है। तो नॉर्मली जो हमारा सिलियरी मसल जो है वो लेंस को क्या रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, लेंस को हमेशा छोटा करके रखता है ना।
तो आलस तो होता ही है हमारे अंदर, सिलियरी मसल भी आलसी हो जाता है, बोलता है अब ये हमेशा नजदीक से ही पड़ता है, इसको नजदीक वाला ही रहने दो, दूर वाला का काम नहीं है, तो उसको फिर दूर का दिखना बंद हो जाता है। आई बात समझ में? नॉर्मली ये जो डिजीज होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मियोपिया। तो जब भी आप टीवी देखें या मोबाइल देखें तो कंसीडर करिए कि एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कम से कम 25 सेंटीमीटर की आप दूरी बना करके रखें। टीवी का नहीं, टीवी में तो आप ज्यादा रखेंगे, कम से कम 6 फीट 7 फीट की दूरी पर बैठिए टीवी के साथ। लेकिन जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो या जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय आप कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी आप जरूर बना के रखें। दैट इज द नॉर्मल डिस्टेंस दैट वी कैन रीड और वॉच विदाउट एनी स्ट्रेन। बिना किसी दिक्कत तकलीफ के हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक को रीड कर सकते हैं। डेमो देखना है ना तो अपने आंखों के पास ऐसे देखना है, ऐसे नजदीक ले जा करके और उसको और इस उंगली को पॉइंटर को देखना, कोशिश करना देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद आपको सर दर्द करने लगेगा। ट्राई इसमें कोई खर्च नहीं लगने वाला। उंगली को पॉइंटर करिए और अपने आंखों के पास ऐसे लेके आइए ऐसा और उसको देखिए। इट विल सेम कि आपके सर में कुछ तो ऐसा लगेगा कि कुछ तो भारी जैसा लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लेंस तब कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तब मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुंच जाता है। करेक्ट? जब भी पढ़ाई करिए मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रखिए। दूसरा चीज, ये तो हो गया फर्स्ट हो गया मिनिमम डिस्टेंस should be 25 centimeter between object and eye. दूसरा, avoid to read in dim light. जब dim light होता है ना उस समय जब हम लोग पढ़ते हैं तब उस समय हमारी आंखों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर करने के लिए। जब आंखों का वर्क बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपके फिर से हेडेक होने लगेगा या कुछ अलग तरह का बीमारी आपको होने लगेगी। तो कोशिश करिए कि डिम लाइट में ना पड़े। थर्ड, जैसे गाड़ी चल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी चल रहा है तो पीछे बैठ करके और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस वो जो पेपर होता है ना वो हिलता है ऐसा बहुत ज्यादा, बार बार जो आपकी आंखें हैं वो कभी इधर होगा कभी इधर होगा कभी इधर होगा, बार बार वो आंखें आपके चेंज हो जाता है ना। जो लेंस है, लेंस का डायमीटर बार बार बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ऐसे हो जाएगा कि किसी चीज को बार बार ऐसे ऐसे करोगे तो वो टूट नहीं जाएगा, है ना। सो इसके लिए भी अवॉइड रीडिंग इन व्हीकल्स। गाड़ी के अंदर पढ़ना लगभग, हाँ अब जहां पर हिल डुल नहीं रहा है वहां पर पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया सर गाड़ी के अंदर नहीं पढ़ना है, पापा बोल रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हाँ हम क्या किए पढ़े, सर तो बोले हैं कि आंखों को आराम दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर गाड़ी स्मूथ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गाड़ी बहुत ज्यादा हिल डुल रही है तो उस समय अवॉइड करिए, नहीं पढ़ना चाहिए। करेक्ट? नेक्स्ट, जब भी आप टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो ट्राई टू यूज कि आप यूवी रेज प्रोटेक्टर का एक स्पेक्ट आता है, चश्मा आता है, वो पहन करके देखिए, ताकि उससे जो लाइट जो निकलता है उसमें जो यूवी रेज जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। यूवी रेज सबसे ज्यादा हमारी आंखों को डैमेज पहुंचाता है। चश्मा का नाम क्या बोले हैं? यूवी रेज प्रोटेक्टर ऐसे यूवी रेज से क्या हो सकता है? हम देखो अब ये थोड़ा सा ये लाइट में ही पढ़ना है। यूवी रेज बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट। आप लोग गामा, अल्फा, बीटा, गामा ये सब जानते हो? नाम सुना है कभी? नो सर, लेकिन वो मार्वल में सुने हैं।
गामा रेज। यूवी रेज का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट का नाम सुना? अच्छा, जो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर में ओजोन छेद लेयर जो में हो जो रहा है उसके हाँ, कारण, बिल्कुल बिल्कुल, जो ओजोन लेयर को छेदता जो है सन ये से आ रहा है। ओजोन लेयर उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है अपने पास, है ना। तो यूवी रेज को प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली जब टीवी वगैरह चलता है या मोबाइल चलता है तो वहां से बहुत ही लार्ज मतलब हाई इंटेंसिटी का लाइट निकलता है, शार्प होता है, उसमें से कुछ रेज होते हैं वो यूवी रेज के रेंज में आ जाते हैं। अब ये यूवी रेज किसको बोलते हैं ये आप लोग पढ़ोगे आगे, शायद 10th में मिल जाए आपको, हाँ 10th में मिलेगा। तो यूवी रेज ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं ये मैंने साउंड में आपको बताया ना। तो जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो जो हमारा विजिबल रेंज है, रेड कलर या वायलेट कलर, ये जो विजिबल रेंज के लाइट है इससे एक स्टेप आगे का जो रेंज होता है वो होता है यूवी रेंज। ये हमारे आंखों को डैमेज करता है, बहुत ज्यादा जलन होता है आंखों में। बहुत ज्यादा देर तक अगर आप टीवी देखते रहोगे या मोबाइल नजदीक से देखते रहोगे तो आपको आपकी आंखों में जलन होने लगेगा, है ना। सो यूज यूवी रेज प्रोटेक्टर glass if you are using your laptop, TV or mobile for a long time. अगर आप बहुत ज्यादा देर तक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करिए। जब भी आप टीवी वगैरह देख रहे होते हो, रात में जो मूवी देखते हैं ना, सब लोग खाना खाते समय बैठ करके टीवी तो देखते ही होंगे। सो ट्राई नॉट टू ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ मत करिए लाइट। उससे क्या हो जाता है कि बेसिकली ये जो लाइट आप बंद कर दोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ टीवी की लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगी, ओके। और ये लाइट ऑन कर देने की वजह से उसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। जब भी आप टीवी वगैरह देखा करिए लाइट ऑन रखिए, आप इसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अगर आप लाइट ऑफ कर दोगे ना तो आपकी आंखों का नजर सिर्फ और सिर्फ सामने रहेगा, अगल बगल कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसके वजह से आपकी जो आंखें हैं वो खराब हो सकती हैं। अच्छा, टीवी देखने से एक और घाटा होता है। जब आप टीवी देखोगे, बहुत ही आपका मन पसंदीदा आप सीरियल देखोगे, ऑब्वियसली जो आपको अच्छा लगेगा वही देखते हो, तो आदमी इतना ना खो जाता है ना टीवी देखने में, कहानी में, कि हमारी आंखों का पुतली जो है ये जो ब्लिंक कर रहा है ये ब्लिंक करना कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। आप कोशिश देखिएगा, अगर जब टीवी आप फैमिली के साथ बैठ करके देख रहे होगे तो बगल वाले को ऑब्जर्व करिएगा कि उसकी आंखों का पुतली कितने बार ब्लिंक कर रहा है। यू विल ऑब्जर्व कि उसका जो ब्लिंकिंग है और आपका जो नॉर्मल ब्लिंकिंग है उन दोनों में काफी डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा देर तक अगर ये आईलिड्स जो है ये ओपन रहेंगे तो आंखों में स्ट्रेन आता है, उसके वजह से, तो वो भी एक कारण है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज जहां पर आप आंखों को सेफ रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो अब वो आप लोग थोड़ा ढूंढिएगा, मुझे भी बताइएगा, है ना। आंखों को ठीक रखना है तो गाजर वगैरह थोड़ा खाया करिए, है ना, जिसमें विटामिन ए होता है। पपीता खाइए, गाजर खाइए, गाजर का जूस पीजिए, इससे आंखें ठीक रहती हैं। हरी सब्जी खाइए, तो ये सब विटामिन ए वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप खाएंगे, आंखें आपकी ठीक रहेंगी। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्रेन लैंग्वेज। पढ़े होंगे, जानते होंगे ब्रेन लैंग्वेज के बारे में। क्या जानते हो ब्रेन लैंग्वेज के बारे में? ब्रेन लैंग्वेज क्या होता है, बोलो।
कोई जानता है ब्रेल लैंग्वेज? बोलिए अली। हम लोगों की लैंग्वेज होती है जिसमें वो फिंगर से चीजों को टच करके रीड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे जो ब्लाइंड लोग जो होते हैं, ब्रेल सेल नहीं है, ब्रेल लैंग्वेज है। लैंग्वेज ये एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश, हिंदी, वैसे ही वो भी एक लैंग्वेज है। पढ़ते उसमें भी इंग्लिश हिंदी ही पढ़ते हैं, बट थ्रू अ कोडिंग। अभी जो आदमी ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता है, तो वो देख करके कैसे पढ़ेगा कि ये ए लिखा है कि बी लिखा है या सी पढ़ा है? ऐसा उन लोगों के पास नहीं होता है। तो बेसिकली उनको जो उनके पास जो बुक मिलते हैं या उनको जो या बोल सकते उनका जो राइटिंग होता है, वे ऑफ राइटिंग कुछ ऐसा होता है। 1 2 3 2 2 2 इस तरह का 6 डॉट का एक सेल बना होता है। इस ये मान लीजिए कि ये एक डब्बा है, ये 6 डॉट का एक सेल है, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे सेल। और सेल में ये जो डॉट्स जो होते हैं ना, ये बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। लाइक दिस, यू कैन वॉच ऑन दिस डस्टर। देखिए ये सब डॉट है ना, कैसे डॉट लिखा हुआ है। तो ये डॉट जो है ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। वो रिलैक्सो का चप्पल आता है, ध्यान है? एक चप्पल आता है जिसमें डॉट डॉट्स, एक्यूपंक्चर वाला जिसको बोलते हैं, एक्यूपंक्चर का एक, हाँ वैसा ही डॉट थोड़े 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 बाहर निकले रहते हैं। तो बेसिकली जब ब्लाइंड लोग उसको टच करते हैं तो वो डॉट्स उनको फील आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये इतना डॉट बाहर निकला, उतना डॉट बाहर निकला हुआ है। तो उन डॉट्स के कॉम्बिनेशन को ही एक लेटर का नाम दिया गया। रफ डॉट्स रहता है। जैसे अगर एक डॉट ऐसा ये उबार हो गया, बाकी का ये डॉट सिर्फ ऐसे ही है, एक डॉट है, इसको ए बोल दिया गया। अगर दो डॉट बाहर निकला है, दो डॉट निकला है, तो इसको बी बोल दिया गया। सिमिलरली इसी को 1 और इसी को 2 बोल दिया गया, है ना? वैसे ही अगर आपको सी लिखना है, एक डॉट दो डॉट, ये आपका सी हो गया। ऐसा हॉरिजॉन्टल में अगर रहा तो सी हो गया। वैसे जो डॉट्स है ना, इनके कॉम्बिनेशन से लेटर्स बनाए गए और यही ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है। ब्रेल जो लैंग्वेज है, ये किसने बनाया था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? लुईस ब्रेली। लुईस ब्रेल। वो खुद एक ब्लाइंड थे। बचपन में ही उनकी साइटनेस चली गई। तो उन्होंने ये इसको डिजाइन किया था और उनके नाम पे, उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम भी दिया गया, ब्रेल लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया था, टोटल 64 कॉम्बिनेशंस ऑफ डॉट्स बनाए थे। 64 कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, ठीक है? इन्हीं कॉम्बिनेशन को अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग नाम दिए गए और इसको ब्लाइंड लोग इसको टच कर करके करस्पॉन्डिंग उस सिंबल को, अब बोलोगे सर आप पढ़ सकते हो, हम पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं, कभी सीखा नहीं, तो ये मेरे लिए भी अब ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक डॉट का मतलब क्या है, दो डॉट का मतलब क्या है, वर्टिकल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये जो पढ़े हैं वो इजीली समझ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बचपन में याद करें तो हम लोग क्या पढ़ते थे, ए बी सी डी। अब आज के डेट में अगर आपको बोला जाए रीडिंग देने के लिए, तो क्या आप एबीसीडी पढ़ोगे? नहीं, आप डायरेक्ट वो वर्ड्स देख करके ही समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये लिखा होगा। तो रीडिंग हमारी फास्ट हो गई है। सिमिलरली वो लोग को भी प्रैक्टिस हो जाता है, ये पढ़ते पढ़ते बार बार वो टच करते हैं। वैसे भी जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो महसूस बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो देख नहीं पाएंगे लेकिन आपके चेहरे को टच करके और वो पहचानेंगे कि ये आदमी कौन सा है। मतलब ये उनका सिक्स सेंस है जो भी है, क्योंकि बचपन से उनको इस चीज का हैबिट रहता है। हमें बचपन से देखने का हैबिट है, जब तक हम लोग चीजों को देखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आती है ना? और उनको बचपन से उनको उनका सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाता है, बिना देखे वो फील करके टच करके उन चीजों को समझ जाते हैं। तो वैसे ही उनको हैबिट हो जाता है, वो तेजी से पढ़ पाते हैं। हम लोग को तेजी से पढ़ने नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने सीखा नहीं है इसके बारे में। करेक्ट?
लिपि ये लुइस ब्रेल ने डिस्कवर किया था, जो कि खुद एक ब्लाइंड थे, और उन्होंने 64 डॉट्स को कंबाइंड करके उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रेल लिपि। तो ये किस ब्रेल लिपि किसके लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज फॉर द ब्लाइंड ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दिस इज योर एंड ऑफ टॉपिक लाइट चैप्टर। लाइट में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट में किसी को डाउट है? बोलो यस नो नथिंग, कुछ भी तो बोलो। So what is persistence of vision? परसिस्टेंस ऑफ विजन देखिए क्या होता है। नॉर्मली जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं उसका इमेज हमारे रेटिना तक बनता है। ओके, फिर रेटिना क्या करता है, वो जो इमेज बना उसका सिग्नल बना करके ब्रेन तक भेजता है। ये सारे प्रोसेस में कुछ समय उसका वेस्ट होता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी आंख है वो 1/16 सेकेंड तक 1/16 सेकेंड तक ये सारे इमेज को अपने पास स्टोर रख सकता है, या बोल सकते हो कि ये सारे फंक्शन करने में उसको इतना टाइम लग जाता है। आंखों से इमेज बनना, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाना, इसमें जितना उसको टाइम लग जाता है दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये कितना देर लगता है? 1/16 सेकेंड। मतलब आप एक इमेज से दूसरे इमेज में फर्क तभी कर पाओगे जब दोनों के बीच में फर्क कितना होगा? 1/16 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में भी फैन लगा होगा, फैन के अगर फैन अभी बंद है तो आपको सारे के सारे ब्लेड नजर आ रहे होंगे, तीनों के तीन ब्लेड होता है नॉर्मली, 3 ब्लेड आपको नजर आ रहा होगा। अगर यही फैन अगर आपको चला दिया जाए तो आपको एक भी ब्लेड नजर नहीं आता है, करेक्ट? Yes sir. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ब्लेड अगर पार हुआ, एक ब्लेड अगर आपकी आंखों से क्रॉस हुआ तो दूसरा ब्लेड भी तुरंत पास हो जाता है। दूसरा ब्लेड 1/16 सेकेंड से पहले ही पास कर जाता है। मतलब पहले वाले ब्लेड का इमेज अभी बना हुआ है, तब तक दूसरा ब्लेड आ गया। जब तक दूसरा ब्लेड का इमेज बना तब तक तीसरा ब्लेड आ गया। तो हमारी आंख जो है वो उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाती है कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वो सब एक ही जैसा नजर आता है। बात आई समझ में? Yes sir. जो हम लोग वीडियो देखते हैं ना ऑनलाइन, या जो अभी वीडियो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, या आप मूवीज वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह में क्या है बेसिकली जो उनका कंसेप्ट है वो क्या रहता है? वो जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से वहां तक आ रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारा कैमरा है वो हमारा मिलियंस ऑफ पिक्चर खींच रहा होगा, लाखों लाखों की संख्या में यहाँ से यहाँ तक आने में उसने हमारी फोटो खींच ली, और उस फोटो को बहुत ही तेजी से रिवाइंड कर दिया आपकी आंखों के सामने से। तो ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो एक मेला में आता था जिसको बोलते थे बाइस्कोप, है ना। तो हम लोग फिल्म उसमें ही देखते थे, या अगर आप घर में पूछिएगा पापा वगैरह से, उनको पता होगा, या शायद आप लोग देखोगे ऑनलाइन भी देख सकते हो। पहले जो मूवी हॉल में अभी भी चलता है जिसको बोलते हैं रील, रील पता है? रील वाला कैमरा देखे हो? No sir. कोई नहीं देखा? अच्छा, रील होता है, रील, है ना। तो रील में क्या करते हैं, जैसे रील आपका कुछ दिखने में ऐसा होता है, ऐसे छोटे छोटे क्यूब सेल होंगे, और जो आपका फोटो होगा वो यहाँ पर बनता जाएगा, जो भी वो फोटो क्लिक करेगा वो यहाँ पर बनता जाएगा ऐसा। अब इस फोटो को, इस रील को क्या किया जाएगा, बहुत ही तेजी से इसको घुमा दिया जाएगा, बहुत ही तेजी से घूम जाएगा। जब बहुत तेज से घूमेगा तो इस फोटो में और इस फोटो में उसको अंतर हमारी आंखों को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा लगता है
कि ये सच में आदमी चल रहा है, इसी को बोला जाता है वीडियो। वीडियो का कंसेप्ट बेसिकली यही से आता है, करेक्ट? Yes, इसी को हम sir. बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? बोलिए, कुछ पूछना है? एनी प्रॉब्लम इन डाउट? एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ऑफ लाइट पढ़ा था। डेफिनेशन ऑफ लाइट, एनीथिंग व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड लाइट। टाइप्स ऑफ एनिमल टॉपिक बच गया है। टाइप्स ऑफ एनिमल, कितने तरह के जानवर होते हैं? अच्छा, कितने तरह के जानवरों में अलग अलग टाइप के आंखें होती हैं। हाँ हाँ, ये सही बात है। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान जो है, ये हम लोग चीजों को दिन में ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, है ना? जबकि उल्लू एक ऐसा जानवर है जो कि रातों में अच्छे से देख पाता है। सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो चूड़ी बनाता है वो उसका अंधा होना ही होना है? बच्चे ही तो इसलिए वर्क पे डालता है सब। क्या 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 क्या? जो चूड़ी बनाता है वो अंधा हो जाता है ना बड़े होके। सर वो क्यों? अभी इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता है, तो जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तब तक। पर सर आँख में सर कितना मेगापिक्सल होता है? ऐसा मैं बता, कितना मेगापिक्सल का होता है? यस सर। इट इज अराउंड 256 आई थिंक। जो आंख का हमारा पिक्सल है दैट इज अराउंड 256 रफली। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है डेटा, पर ऐसा होता है लगभग। सर इतना का भी कैमरा नहीं रहेगा? अभी इतना मेगापिक्सल का नहीं है, 108 मेगापिक्सल अभी कुछ लोग 576 है क्या? पता नहीं 576 है या 276 है। अच्छा, फैक्ट चेक ने बताया, तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। देखो ये भी एक रफली एक अंदाजा है, मतलब नो वन इज गोइंग टू मेजर व्हाट इज द पिक्सल ऑफ ह्यूमन आई, बट इट्स ये एक बस एक अंदाजा है ना? कुछ पैरामीटर्स पर इसको वेरीफाई किया गया है, तो सब लोग उसको मानते हैं, चलो ठीक है यही होगा, करेक्ट। और मेगापिक्सल होता है, पिक्सल मतलब हो जाता है, देखो मेगा का मतलब हो जाता है 10⁶, और जो पिक्सल होता है ना, ये होता है पर स्क्वायर इंच। ये I फॉर इंच होता है, P फॉर होता है पर। तो आप पर स्क्वायर इंच में आप कितने इमेज बना पा रहे हो, यही होता है पिक्सल। बात आई समझ में? ये आप 12th में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे पिक्सल के बारे में, 10th में भी ये नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक होता है रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर से ही निकल करके आता है पिक्सल। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि पिक्सल मतलब होता है पर स्क्वायर इंच आप कितने इमेज पढ़ पा रहे हो, कितने इमेज आप डॉट्स को सेपरेट कर पा रहे हो। देखो हमारी आंखों का भी एक लिमिट है कि हम चीजों को कितना दूर तक सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात में अगर आप रोड पर खड़े हो जाओगे या देखते होगे कि अगर दूर से कोई गाड़ी आ रही है तो उसके दोनों हेडलाइट जलते हुए नजर नहीं आते, हाँ? एक ही हेडलाइट नजर आएगा, दोनों मिल जाता है आपस में। होता है क्या ऐसा? ऑब्जर्व किए हो कभी? यस सर, अगल बगल भी नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइट जलते हुए आएगा। जैसे जैसे वो कार आपके नजदीक आते जाएगी, जैसे जैसे आपकी आंखें बोल रहा हूँ, जैसे जैसे वो कार नजदीक आते जाएगा आप दोनों हेडलाइट उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना? यही होता है पिक्सल, कि आप पर स्क्वायर इंच आप कितने दूरी तक के चीजों को रीड कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पिक्सल, है ना? या इन शॉर्ट में बोला जाए कि आप पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स बनाए
जिसको आप सेपरेटली आप रीड कर सको, है ना। तो 10⁶ का मतलब हो जाता है कि 1 स्क्वायर इंच में अगर 10⁶ डॉट बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 मेगापिक्सल, है ना। और अगर 1 स्क्वायर इंच में अगर आप 16 इंटू 10⁶ डॉट को आप सेपरेटली पढ़ पा रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे 16 मेगापिक्सल। आई बात समझ में? अगर इतना समझ में आ गया तो काफी है, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। आई ऑफ ओके कैमलिन का क्रिकेट तो क्या है, एनसीईआरटी में पढ़ो ना यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो। उल्लू होता है, उल्लू को रातों में दिख जाता है ना। या अब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके आंखों का कलर बदल जाता है, चेंज कर सकते हैं, कभी रेड कर लेंगे, कभी ग्रीन कर लेंगे, तो वो कलर चेंज कर पाते हैं, दैट ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस। उल्लू रातों को देख पाता है बिकॉज उल्लू का जो नॉर्मल पुपिल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है ना। नॉर्मल हम लोगों की आंखों से पुपिल का साइज उल्लू का ओल का ज्यादा होता है, इसलिए वो रातों में ज्यादा से ज्यादा लाइट को इंटर कर पाता है। और दिन में क्या हो जाता है, क्योंकि उसका पुपिल का साइज बड़ा होता है तो इतना ज्यादा लाइट उसकी आंखों में चला जाता है कि बेचारा देख ही नहीं पाता, इसलिए उल्लू रातों में देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। नॉर्मल इंसान हम लोग दिन में देख पाते हैं, रातों में नहीं देख पाते हैं। These are the different type of eye structures in different kind of animals. बाकी एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा आप लोग रीडिंग दीजिए उसको भी, अगर वो ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और कुछ? हाँ, ईगल, ईगल में क्या होता है, रौनक बता दो तुम्हें। सर नहीं पता है, पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी में होगा, पढ़ो, नहीं होगा तो मैं ठीक है बता दूंगा इसको अलग से, ठीक है। चलिए, ये सब जनरल नॉलेज की चीजें हैं यार, इतना मुझे याद रहता नहीं, फिजिक्स इसमें कहीं नहीं है, ये सब बायोलॉजी के पार्ट है। ईगल का आई स्ट्रक्चर कैसा होगा, सांप का आई स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंग का कैसा होगा, तो ये आप जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना आप पढ़ लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। क्लियर है सबको? कंसेप्ट में कहीं पर कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें क्या? Sure, sir. चलिए, हमारा अभी बहुत सारे, अच्छा कौन कौन सा चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया? मोशन हो गया ना, फ्रिक्शन, साउंड एंड लाइट, इतने चैप्टर हुए हैं। मोशन, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट, फोर्स एंड प्रेशर भी है क्या? यस सर, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर भी हो गया है, फोर्स एंड प्रेशर, ये 5 चैप्टर हो गए ना अपने। सर मोशन चैप्टर हम लोग में नहीं है। मोशन नहीं है, ओके ग्रेट। तो ये हो गया, फोर्स एंड प्रेशर हो गया है, लाइट हो गया, साउंड हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इतने सारे हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पूरी गाड़ी साइड कर देते हैं इस टॉपिक पर। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होगा? उस केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट,
केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब इसके टर्म्स को हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा। केमिकल आप लोग जानते हो पहले से, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके रिएक्शन, उसके स्ट्रक्चर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड। करंट इसलिए क्योंकि जो सी वेव होता है ना, सी वेव, पानी का भी एक करंट होता है, लहर जिसको बोलते हैं, वो भी एक करंट है। और इलेक्ट्रिक जोड़ देने से ये कंफर्म हो गया कि जो जिससे हमारा बल्ब जल रहा है, इसी करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो केमिकल मतलब जो हमारा एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके रिएक्शंस, कौन सा दो एटम को मिलाया जाए, कौन से दो एलिमेंट मिलकर के क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, यही तो केमिकल है ना। इफेक्ट मतलब प्रभाव, इलेक्ट्रिक मतलब रिलेटेड टू चार्ज, करंट मतलब कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को किसी सॉल्यूशन में डीप किया जाए, किसी लिक्विड में डीप किया जाए, किसी सॉलिड के थ्रू पास कराया जाए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, यही वो टॉपिक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, पता है आप लोगों को? बोल रोना। So the movement of electric charge in a continuous stream is known as electric current. Quite good. और कोई? Electric current is a flow of electron. Flow of electron. ठीक है, और कोई? इसका हम लोग डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a cross section area, cross section area in a unit time interval is called इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बार बार इलेक्ट्रिक करंट में नहीं लिखूंगा, करंट का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक ही लिख रहे हैं, है ना। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, फ्लो मतलब क्या हो गया, बहना। चार्ज के बारे में क्या जानते हैं, चार्ज के बारे में पता है? चार्ज के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं पता। बेसिकली देखिए, जो चार्ज होता है ना, चार्ज, इसको अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं मिला। चार्ज, मास, ये कहां से आया, क्या है, ये लोग नहीं जानते। हाँ, चार्ज कितने तरह का होता है ये लोग जानते हैं। कितने तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा हो जाता है नेगेटिव, करेक्ट। ये कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया? बाय द मींस ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और एक पार्टिकुलर टाइप के चीजों को उसको नाम दे दिया गया पॉजिटिव, कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया नेगेटिव, दैट्स इट। तो अगर चार्ज को डिफाइन करने की बात आएगी तो बस इसमें इतना ही बोल सकते हैं, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो चार्ज होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो नाम सुने होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हो?
यस नो बोलो। नो सर, बस नाम सुना है। बस नाम सुनो। यस सर। ये जानते हो कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? यस सर, पी से Yes, प्रोटॉन पॉजिटिव। हाँ, तो ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। होता है ये नेगेटिव होता है ना? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी फ्लो करता है, इन दोनों में से अगर कोई भी फ्लो करेगा थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। ऐसे ये एक वायर है, तो वायर का ये जो पोर्शन है, ये जो आपको राउंड में दिख रहा है गोल, इसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो चार्ज होता है बेसिकली वो कैसे जाता होगा, ऐसे इंटर करता है यहाँ से। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, 3D फिगर देखिए, कुछ आपको वायर ऐसा दिखेगा और ये इसका सामने का कुछ एरिया है ना? तो जो दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऐसा एक हमारे पास वायर है और इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वायर के अंदर एंटर करेंगे। फिर इस वायर के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, जब पास करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इतना दूर तक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? तो जब भी कोई चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा इन यूनिट टाइम इंटरवल, यूनिट टाइम इंटरवल का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मेरा ये डेफिनेशन के पीछे का मकसद यही था कि आप समझ सकें कि जो करंट होता है, दैट करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट जो फ्लो होता है, करंट जो जनरेट होता है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस का जाना, यही होता है करंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है? ये क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलिए, एसिड और बेस जानते हैं सर आप 2 लोग? मिनट, हाँ हाँ लिखिए। सर 2 मिनट साइड होइए ना, उसको लिखना है। थोड़ा डिटेल में आप लोग 10th में और ज्यादा जानोगे, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ना है, तो Done, बहुत sir. ज्यादा नहीं पढ़ना। डन, ओके। ये हो गया अबाउट द करंट। तो करंट क्यों होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट होगा, और अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा। करेक्ट? ये सब के सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। ओके, अब बात आती है कि कौन सा मटेरियल करंट को फ्लो करने देता है, कौन सा मटेरियल करंट को फ्लो नहीं करने देता है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि अगर एक कोई लकड़ी ले लेते हैं, तो लकड़ी से अगर किसी वायर को मारते हैं, उसमें करंट हो या ना, करंट होगा तो भी हमें कोई शॉक नहीं बैठता है। अगर कोई रबर होगा तो उसमें करंट नहीं लगता है, लेकिन अगर उसी वायर को जिसमें करंट है उसको लोहे से अगर टच करेंगे तो हमें करंट मारता है, होता है ना ऐसा। अगर वायर है, वायर के अंदर करंट है, कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का वायर होगा, तो उसमें करंट फ्लो करता है, लेकिन उसके ऊपर बाहर से जो रबर रैपिंग किया जाता है उसको छूने से हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है? अच्छा, वायर के बाहर जो लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा चीज होता है वो पता है आप लोगों को? वायर होता है ना, वायर। ये वायर है, ये जो वायर है, तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है बाहर वाला पार्ट, ये क्या होता है, ये रबर होता है। कवर। कवर तो है, लेकिन कौन सा मटेरियल है? रबर। प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक भी है, और प्लास्टिक में आप लोग नाम याद रखिए, पीवीसी होता है।
पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पोली, बीस हो जाता है विनाइल और 30 हो जाता है कार्बन। ठीक है, जो वायर होता है इस पर बाहर से एक कवर चढ़ा हुआ रहता है पीवीसी का, जिससे हमें शॉक नहीं लगता है। कार्बन का तो बहुत महंगा हो जाता है, कार्बन का चीजें बहुत महंगा मिलती है। हाँ, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो इसका ही हम लोग वायर के ऊपर कोटिंग करते हैं। इसका कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होता है, ये जो मटेरियल होता है बेसिकली ये क्या है, टाइप ऑफ एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब ये इंसुलेटर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर का मतलब क्या होगा? कौन सा मटेरियल करंट को फ्लो करने देगा, कौन सा मटेरियल फ्लो नहीं करने देगा, इसके बेसिस पर मटेरियल्स को डिवाइड किया गया। यस रौनक बताइए। The conductors and insulators. कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वेरी गुड। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा वो पीवीसी आप लोग याद रखना, क्योंकि ये सब टेस्ट वगैरह जो होता है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप वो टॉपिक याद रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, आप सबसे पहले कंडक्टिविटी देख लीजिए। कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, नोट में लिख लीजिए। कंडक्टिविटी मतलब हो जाता है, कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू allow the flow of current। कौन कितना करंट को फ्लो करा सकता है, अलाउ कर सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है ना? यस सर। कंडक्टिविटी हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कौन कितने करंट को फ्लो करा रहा है, इसके बेसिस पर वी कैन डिवाइड, ये तो नोट में, वी कैन डिवाइड इनटू, नॉर्मली अगर कहा जाए तो 2 पार्ट होता है, नहीं तो 3 पार्ट कह सकते हैं। तो एक्चुअली लिख रहा हूं, वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर उसको हम लोग बोलते हैं विच allows flow of current with minimum resistance। रेजिस्टेंस पता है क्या? रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब पता है? किसी चीज को रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो जो कंडक्टर होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम विरोध करता है, मैक्सिमम अलाउ कर देता है, थोड़े से चीजों को वो विरोध करता है ना, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह अपोजिशन भी लिख सकते हैं। कंडक्टर क्या करता है? करंट को बहुत ही मिनिमम अपोज कर पाता है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। जनरली metals are good conductor of electricity। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल
कुछ मेटल्स का नाम बताइए। कॉपर, निकेल, कोबाल्ट। कॉपर और निकेल, कोबाल्ट और आयरन। आयरन है, आयरन। अच्छा, गोल्ड मेटल है कि नॉन मेटल? सोना नहीं पता। मेटल। पक्का? तनिषा बताओ। What is the question? गोल्ड मेटल है या नॉन मेटल? So wood, गोल्ड, गोल्ड, सोना, 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 चांदी। gold, gold, metal. सोना तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, और ये भी नहीं पता मेटल है कि नॉन मेटल है। अभिनव? यस, अली करेक्ट। अभिनव, अभिनव आदित्य बताइए, गोल्ड मेटल है कि नॉन मेटल? गोल्ड मेटल है। सिमिलरली सिल्वर भी क्या है? मेटल है। और कौन कौन से? एल्युमिनियम, ये भी क्या है? मेटल है। तो ये सब कुछ कंडक्टर है। हाँ, गोल्ड तो एक केमिकल एलिमेंट तो है। देखो केमिकल में तो सब आ जाता है, मेटल भी आ जाता है, नॉन मेटल भी आ जाता है, जिनमें से मेटल ये सब है। कॉपर मेटल का कुछ पहचान होता है, ये आप लोग शायद 9th में पढ़ोगे, 9th में है मेटल नॉन मेटल, या शायद 10th में मिलेगा। सर 8 में भी था, सर 8 में भी था। 8 में है ना? यस सर, अच्छा, पढ़ लिया। केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री यस में। सर, पढ़ लिया लो। तो मेटल का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, इधर डक्टिलिटी, मैलिएबल होना चाहिए, Yes, साउंड sir. होना चाहिए। ये सब किस लिए पढ़े हो? पोथी पत्रा पैक हो गया, रख दिए, जैसे सीताराम, खत्म कहानी। पढ़े हो तो उसका यूज करोगे ना। तो कौन सा ऑब्जेक्ट मेटल है? अब ये मेटल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, मुझसे ना पूछो। जो मेटल है वो सब क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली आप लोग सुने भी होंगे, कॉपर वायर, एल्युमिनियम का वायर। अच्छा, सिल्वर का वायर सुने हो क्या? नो सर, पर सर बता रहे थे होता है। होता है ना, होता है। इसमें नोट, ये सब जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन पॉइंट है। यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ दिया जाता है। और लोग क्या करते हैं, अच्छा ये तो नोट है ना, रहने दो, कोई बात नहीं, खाली 10-20 का नोट गिनते हैं। ये सब नोट के चक्कर में नहीं पड़ते। यही काम का नोट है। ये नोट याद रहेगा तो वो नोट आएगा। सो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टिल नाउ। जो हमारा चांदी होता है ना, चांदी दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर है अभी तक के जितने भी खोज हुए हैं एलिमेंट के, उसमें से, है ना? अच्छा सोचो, अगर चांदी का टायर चारों तरफ सरकार अगर चलवा दे और एल्युमिनियम और कॉपर हटा करके चांदी का तार चलने लगे, क्या होगा? सर गोल्ड का भी बन सकता है तार। हाँ, गोल्ड का भी बन सकता है, लेकिन गोल्ड उतना बढ़िया कंडक्टर नहीं है जितना कि सिल्वर है। ठीक है, तो अगर चांदी का तार होता तो किसी के घर में बॉल जलता, तार गायब, रात है? सब लोग खुश रहते हैं, अच्छा नीतीश सरकार चांदी का तार लगा रहा है, इस बार तो राजा। सर कभी नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? उसको पता है ना कि लोग कितने होशियार हैं। रातों रात चांदी का टुकड़ा करके उसको नाद में भर देगा सर वो भी बिहार के। हाँ, तो चांदी और गोल्ड कहाँ इस्तेमाल होता है पता है?
जो जितने भी हमारे ornament. ऑर्नामेंट्स में तो होता ही होता है, कंडक्टर के तौर पे कहाँ इस्तेमाल होता है? मेन सर्किट। मेन सर्किट में। मेन सर्किट मतलब कौन सा? वो ट्रांसफार्मर से आने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया। तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहां पर गोल्ड एंड सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं से वो वायर बनाए जाते हैं सो दैट कि आपका रेजिस्टेंस कम मिले। जितना कम रेजिस्टेंस होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना आसान होगा, फ्लो ऑफ करंट उतना ही आसान होगा, और जितना इजीली करंट फ्लो करेगा उतना ही कम हीट जनरेट होगा। ठीक है? गर्म कब होगा? देखोगे कि बहुत ज्यादा देर तक अगर आप टीवी चला दोगे या लैपटॉप चला दोगे तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज्यादा हीट करेगा। तो रिड्यूस करने के लिए, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से लग जाना टूटे फूटे मोबाइल इकट्ठा करने का, तो सोना निकालेंगे। ऐसा 100-200 मोबाइल लेके आओगे ना तो उसमें से हो सकता है कि मुश्किल से ग्राम 1 ग्राम का आपका सोना निकल के आए। उसके लिए अपना ही चीज खराब हो जाएगा। हाँ, अब सोचो कि उस 1 ग्राम सोना निकालने में जितना भी बबुआ ना उतना झिझुना लग जाएगा। हो गया ये क्लियर? तो जो सिल्वर होता है ये दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेटल में मरकरी होता है क्या? सर वो एक लौता मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है। हाँ, लिक्विड में पाया जाता है। ये हो गया कंडक्टर। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं? ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा? सेकंड पार्ट में आएगा दैट विल बी इंसुलेटर कहिए या इसको बोल दीजिए नॉन कंडक्टर, एक ही बात। बेसिकली जो इंसुलेटर होता है ये क्या करता है? इट डज नॉट allow electricity to pass through it. इंसुलेटर में क्या क्या हो जाता है? प्लास्टिक, नॉर्मली या जनरली बोल सकते हो, जनरली नॉन मेटल्स, रबर, वुड, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है। ये करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। ठीक है? अच्छा, मैंने यहां पर लिखा है जनरली नॉन मेटल। जनरली लिखने के पीछे कारण है। एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। कौन है वो पता है क्या? पढ़ चुके हो तुम लोग केमिस्ट्री में? कौन सा नॉन मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर होता है? नॉट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पता है? यस सर पता है सर, पेंसिल में। हाँ, पेंसिल में होता है। सो ग्रेफाइट इज form of carbon which is non-metal but allows current to pass through it.
ठीक है। सर तो इसको मेटल्स में क्यों नहीं रखा जाता है? देखो मेटल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। मेटल होना या मेटल बनने के लिए करंट का कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, पर यह देखा गया है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल के लिए, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मेटल होने के लिए कंडीशन क्या है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो मेटल होता है, ठीक है, या जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होता है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग ए मेटल। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, क्योंकि हीट का भी गुड कंडक्टर वही होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड दैट आर मेटल्स। यस, अभी ना टाइम हो गया, मारेंगे ना, ब्लिंक कर रहा है क्लॉक, टाइम हो गया। चलिए, तो ये हो गया इंसुलेटर के बारे में। और थर्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये पढ़ा के खत्म हो जाएगा। थर्ड जो टाइप होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है पार्शियली allows flow of current। जिस तरह से मेटल अलाउ करता है उस तरह से ये अलाउ नहीं करता। जिस तरह से इंसुलेटर करंट को रोकता है उस तरह से रोकता भी नहीं है, थोड़ा सा अलाउ करता है, थोड़ा सा रख लेता है। इसका एग्जांपल है जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स ये भी जनरली है, जनरली मेटलॉइड्स में आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कुछ पार्ट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर में आते हैं। सेमीकंडक्टर कहाँ होता है? जो भी हमारा कंप्यूटर होता है, इसका जो चिप बना होता है, जो चिप बनता है या लॉजिक सर्किट जो बनता है वो सेमीकंडक्टर के हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। चिप जाता है ना, आईसी जिसको बोलते हैं चिप, तो वो चिप सेमीकंडक्टर से बनता है, लॉजिक इसी से बनाया जाता है। तो ये रहा आप लोगों का आज का एंड ऑफ द सेशन। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। सो पढ़ाई करके आइएगा। सर 2 मिनट साइड होइएगा प्लीज, लिखना यस प्लीज। नेक्स्ट क्लास में आप लोग लाइट का टोटल सॉल्यूशन सॉल्व करके सेंड करेंगे सब कुछ। डन सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।